बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर। सब रोज़ की तरह आपको आज भी बाखबर करेंगे और बात करेंगे उन अफसरान की जिन्होंने वैसे तो हुकूमत का पहिया चलाना है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रमोशन के पहिए के पीछे लगे हुए हैं। किसी ना किसी तरीके से प्रमोशन की वही क्लॉज जिसको स्ट्राइक डाउन किया गया था उसको इस्तेमाल करने के हवाले से बात आ गई। और वही जिन अफसरान की हम 20 और 21 ग्रेड के अफसरान की बात किया करते थे, उनकी तमाम की प्रमोशंस को वैलिडेट कर दिया गया। कैसे किया गया इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी अपने पैनल का। हमारे साथ मौजूद है रोज़ की तरह राव खालिद साहब, एडिटर रोजनामा 92 न्यूज़। बहुत शुक्रिया राव साहब ज्वाइन करने के लिए। सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आपने ज्वाइन किया। सोहेल साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये प्रमोशन पॉलिसी मैंने समझी थी कि वो 5 नंबर वाली पॉलिसी ख़त्म हो गई है, लेकिन कुछ उसी तरह के रिजल्ट सामने आए हैं, वैलिडेट हो गए तमाम के तमाम लोग। अनिका, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बेसिकली मई 2015 के अंदर जब सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास हुआ था, उस वक्त गवर्नमेंट ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के मेंबरान होते हैं उनके पास बुनियादी तौर के ऊपर 15 नंबर का उनके पास एक मार्जिन होता है कि वो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और उनकी असेसमेंट करने के बाद वो उसमें से 15 में से हर उम्मीदवार को कितने नंबर देते हैं। लेकिन उस वक्त मई 2015 में पहली मरतबा ये किया गया था कि 5 नंबर का एक इम्तियाजी एक नंबर उसके अंदर मेंशन किए गए थे, जिसके तहत उन मुख्तलिफ अफसरान की कारकर्दगी और उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि उनकी करप्शन से मुतल्लिक उनका कैसा करैक्टर है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो एक सवाबदीद था। सवाबदीदी 5 नंबर थे बोर्ड को, जिनका उस वक्त पहली मरतबा इस्तेमाल किया गया। 64 अफसरान को उस दौरान वो प्रमोट हुए ग्रेड 20 से 21 के अंदर, जिसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के और मौजूदा भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाद नफाज साहब भी शामिल थे और उनके दीगर भी उनके जो दोस्त थे उसमें शामिल थे। उस वक्त 94 अफसरान और भी थे जिनके केसेस रिकमेंड हुए थे कि इनको प्रमोशन मिलनी चाहिए, लेकिन वो जो रिपोर्ट्स मंगवाई गई थी, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका अप्रूवल के लिए मामला पहुंचा तो उनकी तरक्कियों को मामला रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था। हाई कोर्ट ने वो तमाम तरक्कियां जो मई 2015 के बोर्ड के तहत हुई थी कलअदम करार देते हुए गवर्नमेंट से कहा था कि जो 5 नंबर का आपने सवाबदीदी इख्तियार की है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने, वो ख़त्म किया जाए और एक आप ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके अंदर किसी के साथ इम्तियाजी सलूक ना बरता जाए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, सुनवाई नहीं हुई थी। अब दोबारा से वो बोर्ड बैठा सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में। 19 जून से ये मीटिंग जारी थी और जो गुज़श्ता रोज़ जो इजलास हुआ उसके अंदर जो मई 2015 के तरक्की पाने वाले अफसरान थे, उन तमाम अफसरान के केसेस को कुछ घंटों के अंदर रिव्यू किया गया है। रिव्यू करने के बाद तमाम अफसरान को दोबारा ग्रेड 20 से 21 में तरक्की देने की सिफारिश कर दी गई है और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाज़ नफाज साहब भी मौजूद हैं। अब हमारे लिए ये बड़ा एक क्वेश्चन था कि जब बहुत से अफसरान मुतासिर हुए थे मई 2015 के अंदर और 5 नंबरों का इन 64 अफसरान ने एडवांटेज लिया था जो प्रमोट हुए, इसके अंदर बहुत से अफसरान ने उसका एडवांटेज लिया था। तो अब बोर्ड जब दोबारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 2015 की तरक्कियों को रिव्यू करेगा तो यकीनन जिन अफसरान को 5 नंबर इजाफी मिले थे, सवाबदीदी नंबर मिले थे, तो उनको रिव्यू किया जाएगा तो शायद कुछ अफसरान का मामला उस जो बोर्ड की सिफारिशात थी उसके बरक्स हो। लेकिन बोर्ड ने कहा है कि जो हमने मई 2015 में जो फैसले किए थे वो भले 5 नंबर आप निकाल लें या नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी करें या ना करें, उनकी तरक्कियां वापस नहीं हो सकती। जो 94 मुतासिर हुए थे उनके मामले को अभी दोबारा से रिव्यू किया जा रहा है। उसके अंदर ऑडिटेड अकाउंट्स के अफसरान थे, इनलैंड रेवेन्यू के थे, कस्टम सर्विस के थे। इन तमाम अफसरान की जिनकी तरक्कियां नहीं मिली थी, इनकी 15 साल कारकर्दगी जो रिपोर्ट्स थी उनको दोबारा रिव्यू किया गया है। ACR उनकी दोबारा चेक की गई है, जो उनका ट्रेनिंग का रिकॉर्ड था वो दोबारा चेक किया गया और चीफ सेक्रेटरीज की जानिब से जो उनकी रिपोर्ट्स आई थी उनको दोबारा जायजा लिया गया और ज़राए कहते हैं कि उन अफसरान का मामला दोबारा प्राइम मिनिस्टर हाउस को भिजवाया जाएगा। अगेन प्राइम मिनिस्टर हाउस की सवाबदीद होगी कि 94 अफसरान को तरक्की देते हैं या नहीं देते। लेकिन जो यहाँ पर खबर है वो ये है कि वो अफसरान जिन्होंने माइलेज हासिल की थी 5 नंबरों की, वो दोबारा से प्रमोट हो गए। उसके साथ अब उन्होंने जो अगला मरला है उसके अंदर जो अगले एक रोज़ के अंदर उन्होंने मुकम्मल करना है, उसके अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अफसरान हैं जिनको 20 से 21 में उन्होंने मुंतकिल करना है, वो 40 अफसरान हैं। इसी तरह सेक्रेटेरिएट सर्विस के 30 अफसरान हैं जिन्हें ग्रेड 20 से 21 में तरक्की देनी है। ये कल तक उम्मीद की जा रही कि शायद ये प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा और 22 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी कि जो आपके अहकामात थे उनको हमने रिव्यू किया है
5 नंबर तो हमने अगर से दोबारा नहीं दिए, लेकिन जिन अफसरान ने उन 5 नंबरों का एडवांटेज लिया था उनकी तरक्कियां भी हमने वापस नहीं की, यानी कि उनको तनज़्ज़ुल का शिकार उनको नहीं होना पड़ा, वो अपनी जगहों पर कायम दायम है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमने एक ऑफिस मेमोरेंडम में तब्दीली के जरिए वो सारा प्रोसेस वैलिडेट कर दिया है। सही, ठीक है। अच्छा, ये फिर राव साहब मुझे तो ऐसा लगा जैसे रिव्यू सिर्फ और सिर्फ खानापुरी था, सिर्फ क्योंकि अदालत के अहकामात थे तो दिखाना था कि यस हम कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये तो जिस तरह भट्टी साहब बता रहे हैं, उनको थोड़ा सा मुझे भी इंफॉर्मेशन है, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। इसमें हुआ ये था कि जो 2015 की रिपोर्ट जिस बुनियाद पे चैलेंज किया गया था, बोर्ड की जो रिकमेंडेशंस थी उसमें मोस्टली उन लोगों ने चैलेंज किया था जिनको बोर्ड ने प्रमोशन के लिए फिट करार दिया था। लेकिन हुआ क्या था, जब बोर्ड के पास गया, प्राइम मिनिस्टर साहब जब उस पर बैठे तो वो जैसे पसंद नापसंद की बात है, ज़ाती वफादारी और जो कंसिड्रेशंस हैं बेसिकली, वो इस बुनियाद पे तो नहीं है ना कि अफसर कितना अच्छा है या कितना अच्छा काम किया उसने या उसकी इंटेग्रिटी कैसी है। वो तो इसलिए कि मैं ज़ाती वफादारी कौन निभा रहा है हुक्मरानों के साथ या हुकूमत के साथ, या ये भी है कि कौन सा बंदा मुशर्रफ के साथ काम कर चुका है, कौन सा बंदा बेनज़ीर के साथ काम कर चुका है। ये भी बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है मियाँ साहब की नज़र में होती है कि दूसरों के साथ जो काम कर चुके वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन बन जाती है। तो उस बुनियाद पे वो तय किया गया था। उसमें हुआ यह था कि जिनको बोर्ड ने रिकमेंड किया था फॉर प्रमोशन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, मोस्टली लोगों को, 94 में ज़्यादातर वो लोग हैं। और जिनको बोर्ड ने कहा था डेफर कर दिया जाए या अभी फिट फॉर प्रमोशन नहीं है, उनमें से बहुत से लोगों को प्रमोट कर दिया गया। तो इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। अगर तो मेरिट पे सारी चीज़ें हुई होती तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो भी जाता तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी उस पर फैसला नहीं देना था इस किस्म का। जो उन्होंने वापस भेजा, उन्होंने कहा नहीं दोबारा से इसको रिकन्सिडर कर, सारी चीज़ों को दोबारा से देखें। तो अगर फिर वही ढाक के 3 पात, तो अगर इस किस्म की जिद है और इस किस्म की बात ही करनी थी तो सुप्रीम कोर्ट को जाके कह देते कि नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमने कर दिया जो करना था, आपने अगर कोई फैसला करना है तो कर दें। ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएगा, क्योंकि ये लोग फिर चैलेंज करेंगे, क्योंकि जिस बुनियाद पे वो कोर्ट में गए थे वो तो हल ही नहीं हुआ। जिस बुनियाद पे कोर्ट ने ऑर्डर किया था वो बेसिकली वो मसला तो उसमें से एड्रेस ही नहीं किया गया। वो लोग जिनकी प्रमोशन ड्यू थी या जो फिट थे, जिनको बोर्ड ने भी रिकमेंड किया हुआ था, उनकी प्रमोशन कंसिडर होनी थी बुनियादी तौर पर। उसके बाद बाकी लोगों की पोस्ट की अवेलेबिलिटी के हवाले से भी होता है। ये नहीं है कि ऊपर 5 पोस्ट अवेलेबल है तो आप 15 लोगों को प्रमोट कर दें, ये भी नहीं हो सकता। तो उसके जब उनकी प्रमोशन कंसीडर होगी उसके बाद बाकी लोगों की, और ये फवाद साहब तो बहुत जूनियर थे उस वक्त प्रमोशन में, उस तरह से वो उस मेरिट पे भी नहीं आते सारे। दूसरी बात इसमें देखने की ये है कि ये रिट्रोस्पेक्टिवली अगर उन्होंने किया 2015 से ही कर दिया है तो ये तो और मसला बन जाएगा। वो लोग जो 94 अभी अंडर कंसिडरेशन है उनकी तो सीनियरिटी भी मुतासर होगी इससे। अगर ये 21वें ग्रेड में पहले आ जाते हैं जूनियर लोग तो उनको तो बहुत लॉन्ग टर्म इसका नुकसान होगा, जो कि कॉम्पिटेंट अफसर है। यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, एक तो रेट्रोस्पेक्टिवली भी किया जाएगा और फाद नफाज साहब ने चूंकि 2 साल का उनका टाइम कंप्लीट हो रहा है, उन्होंने ग्रेड 22 में हासिल करना है, उनका रास्ता हमवार हो गया, अगले महीने 22 में ग्रेड क्लियर हो गया। और दूसरा मसला था एफबीआर के अफसरान का, सुप्रीम कोर्ट ने अलग से फैसला दिया था और एफबीआर के अफसरान की जिनकी तरक्की हुई थी ग्रेड 21 से 22 के अंदर, उनकी तरक्कियों को कलअदम करार दिया गया था। वो प्रोसेस दोबारा होना है। ज़राए ने यह कहा है कि उस बोर्ड के अंदर चूंकि वजीर दाखिला वजीर खजाना बैठे थे, इस कुछ ये वजूहात भी थी जब उनकी तरक्कियां कलअदम करा दी गई थी। एफबीआर के वो तमाम अफसरान जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने तरक्कियों कलअदम करा दिए थे, उनकी तरक्कियों को भी वैलिडेट किया जा रहा है। किसी अफसर की तरक्की मुतासिर नहीं होगी। चलिए ठीक है, मुतासिर वो हो ना हो, एक और जगह बड़ी मुतासिर हो रही है, वो है वजारत पानी और बिजली के तमाम दावे जो कि किए गए थे, जिस बेसिस के ऊपर इलेक्शन जीत कर ये हुकूमत आई थी कि बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी। उसके अंदर पन बिजली के कुछ मंसूबे ऐड होने थे, कुछ सैलाब से बचाव की बातें थी, वो तमाम की तमाम बातें ही रह गई। मामलात ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल हम लोगों को उस तरह से कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आए। डिले का शिकार हो गए सोहेल साहब? निका सिर्फ डिले का शिकार नहीं हुआ, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है जिसके तहत उन्होंने $73 मिलियन की एक खतीर रकम मुख्तस की हुई है, जिसका मकसद ये है कि इंडस बेसन जो हमारा है, हम अपने जो पानी के बिजली के मनसूबे हैं, ये छोटे को डैम्स हों, उनकी बेहतर मैनेजमेंट के तहत शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर उसके ऊपर हमारे इजाफी पैसे खर्च ना हो, जहाँ पे सूटेबल है, एक इफेक्टिव वे में उनकी हम कंप्लीशन कर सकें। क्योंकि वर्ल्ड बैंक का ये उनकी स्टडी थी कि पाकिस्तान के पन बिजली मनसूबे माजी के अंदर जो शुरू होते हैं, वो मनसूबा जो 4 साल में मुकम्मल होना होता है वो 15 साल तक मुकम्मल नहीं होता। उसकी वजह से कौमी ख़जाने को और मुल्क की मौशियत को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, लागत में भी इजाफा हो जाता है और उसके साथ GDP भी इफेक्ट हो रही है। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि $73 मिलियन से उन अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए और एक नया प्रॉपर एक मैकेनिज्म हो कि जब नए जो वाटर सेक्टर के प्रोजेक्ट शुरू हों उनकी इफेक्टिवली मॉनिटरिंग भी हो
और उनकी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की इस तरीके से हो कि वहाँ पे ज़्यादा खर्च भी ना आए। हैरत की बात है कि जहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने ये रकम मुख्तस की और वजारत पानी और बिजली ने इसका कलीदी उसका रोल था कि उसने तमाम प्रोजेक्ट को चलाना है, एक प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट कायम करना है ताकि जो अरबों रुपए अरबों डॉलर्स के मंसूबे हमारे शुरू होते हैं उनको बेहतर तरीके से चलाया जा सके। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट जो लेटेस्ट जारी की है उसके अंदर उन्होंने इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए वजारत पानी और बिजली को एक्सपोज किया है। उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की जो बाहमी आपस में चपकलश है और वजारत पानी और बिजली की गफलत की वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट इस वक्त स्टैंड स्टिल हो गया, इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। और हैरत की बात यह है कि एक एडिशनल सेक्रेटरी हैं डीएमजी ग्रुप के, उनके पास एक्टिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टर का चार्ज है इस मंसूबे का, जिसके लिए पैसे मौजूद हैं जो हमारी बेहतरी के लिए दिया गया है कि हमने अपने वाटर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसका कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर ही नहीं है, ना उसका कोई स्टाफ है। और जो मौजूदा प्रोजेक्ट हमारे जारी हैं इस वक्त उनकी कोई मॉनिटरिंग का निजाम नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया। उसके बाद इस $73 मिलियन से जो हमारे फ्लड प्लान हमने तैयार करना था फेडरल फ्लड कमीशन के तवसुत से और कुछ माहिरीन की खिदमात हासिल करके पैसे मौजूद हैं। 2010 का सैलाब भी हमें मौजूद है, 2012 के मौजूद है। तकरीबन एवरेज हर साल जब सैलाब आता है खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इवन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी लास्ट ईयर बड़ी तबाही हुई और उसके बाद सिंध तक बड़ी तबाही करता है और हर साल हमें $1 से $2 अरब का हमारी मुल्क की मईशत का नुकसान पहुंचता है। आप हैरान होंगी, इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस फ्लड जो कमीशन ने जो प्लान तैयार करना था उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया जा रहा, सारे काम रुके हुए हैं। और इस वक्त वर्ल्ड बैंक परेशान है। ये मनसूबा 2014 में मुकम्मल होना था, 2008 में बुनियादी तौर पर शुरू हुआ था। पहले भी वजारत पानी और बिजली ने इसके ऊपर अमल नहीं किया, इसकी टाइम लाइन को एक्सटेंड करके 2021 किया गया है ताकि ये पैसे लैप्स ना हो और काम हो जाए, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है इस मनसूबे का, भारत दरियाए सिंध या हमारे दरियाओं के ऊपर जो मुख्तलिफ मनसूबे बनाता है, जब हम उसको चैलेंज करके आलमी साल से अदालत में जाते हैं, भारत के पास पहली प्ली एक ये होती है, वो डाटा निकालते हैं, वो डाटा सामने रखते हैं, देखिए कि पाकिस्तान सालाना 5 करोड़ एकड़ फीट पानी समंदर में फेंक रहे हैं, जबकि वहां पे हमारी जरूरत है सिर्फ 5 बिलियन की। 50 मिलियन हम पानी 50 मिलियन एकड़ पानी समंदर में फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पानी का ज़िया कर रहा है, हमें मंसूबे बनाने दिए जाएं। इस मंसूबे के जरिए हम भारत के इस मौकिफ को भी हम कमजोर कर सकते थे और अपने पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, मुल्क की मौशत को कंट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन वजारत पानी बिजली की एक ही तवज्जो रही है कि नए पावर प्लांट्स लगा लें, मुआहदे कर लें और फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। अच्छा, नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है इससे। वो पावर प्लांट्स भी जो होते हैं वो ज्यादातर किसी ना किसी टाइप के फ्यूल के ऊपर होते हैं। पन बिजली के मंसूबों की तरफ बड़ा कम ध्यान है, सस्ती बिजली की तरफ बड़ा कम ध्यान है, बस बिजली बना दें, पावर प्लांट्स बना दें, दैट इज इट। लेकिन 2010 में जब सुपर फ्लड्स आए उसके बाद से तवातुर से हर साल कुछ ना कुछ फ्लड्स आ रहे हैं और उसके बारे में भी कुछ नहीं किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट दोनों मामलों में मदद कर सकता था राव साहब, तो इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं? देखिए कि पानी और बिजली की वजारत की आज से नहीं, ये पिछले 50 साल से बड़ी मुजरमाना गफलत है। सिंध तासमायदा आपका हुआ, उसमें 30 साल आपके पास थे, जिसमें इंडिया ने आपको कंट्रीब्यूट भी किया, मुख्तलिफ जो माहदे के तहत उसने करना था, मुख्तलिफ जो डैम्स बनने थे उसमें उसका कंट्रीब्यूशन भी था, उसने लोअर रिपेरियन को पैसे भी देने थे आपको और दिए भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स में, बड़े जो आपके तरबेला और मंगला वाला पर्टिकुलरली था। तो वो 30 साल के अंदर आपने जितने डैम आप बना सकते थे, आप पे कोई पाबंदी नहीं थी, आप जितनी मर्जी पावर जनरेशन करें, वाटर स्टोरेज बनाएं, वॉट एवर। 30 साल के बाद सिंध तासमायदा ही अलाउ करता है इंडिया को कि वो अपर रिपेरियन जो है उसका राइट एक एस्टेब्लिश होता है कि वो वाटर स्टोरेज तो नहीं लेकिन रन ऑफ द रिवर के ऊपर अपने पावर प्लांट्स वगैरह लगा सकता है। वो उसने शुरू कर दी है। अब आपकी ये 30 साल में जो आपने गड़बड़ की है बुनियादी तौर पे, और ख़ास तौर पे कालाबाग डैम के ऊपर जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जानबूझ के जो कंट्रोवर्सी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उन्होंने क्रिएट की ताकि लोगों की तवज्जो हटी रहे उनकी तरफ, जो उनकी डिक्टेटरशिप है उसकी तरफ लोग ना देखें, तो वो हमारे लिए एक कह लें कि बहुत बड़ा नुकसान हर लिहाज से, मुआशी तौर पे भी, पानी के हवाले से भी, ज़राअत के हवाले से भी, इस कौम के हवाले से भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो ऐसा पॉलिटिकल इशू बना आज तक वो हल होने में नहीं आ रहा। दूसरी बात जो पन बिजली और दूसरी अगर हम रिसेंट पास की बात करें तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जो इंटरनेशनल डोनर्स है वो आपको रोड्स के लिए पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, रेलवे ट्रैक के लिए नहीं देते। उनको पता है रोड चलेंगी तो उसके ऊपर उनकी बनाई हुई गाड़ियाँ वाड़ियाँ सारी चलेंगी, पेट्रोल की इंपोर्ट हमारे यहाँ ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली यहाँ पे पन बिजली के ऊपर इंटरनेशनल डोनर्स भी बहुत
कम आगे आते हैं। ये तो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने दे दिया, उनकी मेहरबानी है, लेकिन अब भाषा डैम के लिए देखें, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उस तरह से। बड़ी काविश के बावजूद आपको पैसे नहीं मिल रहे इंटरनेशनल डोनर से। चाइना थोड़ी सी मदद करने की कोशिश कर रहा है कि हम बना देते हैं। ये बुनियादी तौर पर जो आप हाइडल पावर पे नहीं जाएंगे तो दूसरे बिजली पे जाएंगे, उसमें टर्बाइन आपने लेनी है, आपने उसके लिए स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, आपने माहिरीन लेने हैं, आपने फ्यूल लेना है, और उसका प्रॉफिट फिर बाहर की कंपनी आके लगाएंगे, प्रॉफिट भी वो लेके जाएंगी। तो वो ज़्यादा सूट करता है इंटरनेशनल डोनर्स को भी, इंटरनेशनल कंपनीज को भी, इसलिए उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हाइडल को इग्नोर किया जा रहा है और ये बहुत सीरियस इशू है। ठीक है, चलिए सीरियस इशू की बात कर रहे हैं तो अभी हुकूमत के लिए एक और शायद इन इशू से भी ज़्यादा सीरियस इशू है पैनमा का, और आज तीसरी रिपोर्ट JIT अदालत के सामने पेश कर देगी। अब ये रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट्स हो गई राव साहब, और अब ये तीसरी रिपोर्ट। अब डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर्स भी हुए, इसके अंदर वजीर आजम साहब के साथ जो सवालात जवाबात का वो तबादला हुआ वो भी डेफिनेटली आएगा। कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये अब तो फाइनल स्टेजेस पे जा रही है। इसके बाद एक लास्ट जो कह लें 15 दिन रह जाएंगे, 7 जुलाई तक उन्होंने कंप्लीट करनी अपनी प्रोसीडिंग्स। 13 क्वेश्चंस जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे, क्या उनका जवाब उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बुनियादी तौर पे एक किया जा रहा है। दूसरा ये कि ये क्या वही 5 मेंबर बेंच वापस आके बैठेगा जिसने पहले किया था, या ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है यही सुनेगा जो क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे चल के, या अभी जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाया हुआ है चीफ जस्टिस साहब ने, यही उस JIT रिपोर्ट को देखेगा। फिर JIT रिपोर्ट जब पेश होगी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दी है इस बेंच ने, उसमें ये लगता है कि वो दोनों पार्टीज़ के वकीलों को दी जाएगी। एक ओपन होगी रिपोर्ट, वो लोगों को बताया जाए क्या रिपोर्ट, उसके बाद दोनों वकील उसकी बुनियाद पे फिर आर्गू करेंगे। वो आर्गूमेंट आया है इसी बेंच के सामने होंगे, कोई नया बेंच बनेगा या पुराने बेंच की इंप्लीमेंटेशन होगी। फिर एक बड़ा क्वेश्चन इसमें उठाया जा रहा है कि जो 5 जजेस में से 2 ने कोई खिलाफ फैसला दे दिया था, बाकी 3 में से अगर एक भी दे देता है तो वो 3-2 की जजमेंट हो जाएगी। ये बड़े इस किस्म के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन बात यह है कि क्या नया बेंच तश्कील हो रहा है, पुराना बेंच सुनेगा, या उन सवालात के जवाब किस किस्म के आए हैं। अभी तक ये इनकन्क्लूसिव है, चाहे तीसरी रिपोर्ट भी आ रही है आज, लेकिन अभी तक इनकन्क्लूसिव है जब तक बेंच के सामने नहीं है, क्योंकि JIT की रिपोर्ट है, उसने प्रोब करके एक रिपोर्ट करना है कि जी ये फाइंडिंग्स हैं हमारी, सही जो भी उनकी होंगी। वो जजमेंट नहीं है, जजमेंट देनी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरह से देखती है, 13 सवालों की रोशनी में देखती है। वो 2 जजेस के साथ एक जज और मिलने से उसका फैसला अक्सरियती हो जाएगा, या 5 जज मुतमिन हो जाएंगे, या वही 2 जज दोबारा से 5 रुकनी बेंच बनता है, वो रिकंसिडर करेंगे JIT रिपोर्ट के बाद अपनी जजमेंट को। लेकिन वो एक फाइनलाइजेशन हो चुकी है, ये नई चीज होगी, नई जजमेंट होगी, नया डिक्लेरेशन होगा बुनियादी तौर पे। लेकिन इस डिफिकल्ट टाइम्स में आपको बताऊं, जो अब तक की प्रोसीडिंग्स का पता चल रहा है दाएं बाएं से, ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और जिस तरह से हुकूमत खुद भी पैनिक में है, उससे लग ये रहा है कि काफ़ी सीरियस किस्म की डेवलपमेंट्स होने जा रही है। ठीक है सोहेल साहब, आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आपको लगता है कि जिन एविडेंसेस की और साथ ही विटनेसेस ने, बहुत सारे विटनेसेस, कतर के शहजादे तो डेफिनेटली वो आए नहीं, वो विटनेस बनने को तैयार नहीं हुए, वो एविडेंसेस जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिए गए थे, जो JIT को प्रोब करने थे, वो अब तक कामयाबी से प्रोब कर पाए? अनिका, देखिए मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो तीसरी रिपोर्ट आज जमा करवाई जाएगी JIT की जानिब से, ये गुज़श्ता दोनों रिपोर्ट्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यही है, क्योंकि इस अरसे के दौरान जो तीसरी रिपोर्ट तैयार की गई है, ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इसमें पेश हुए, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब इसमें पेश हुए, और हुसैन नवाज और हसन नवाज तो पहले भी पेश होते रहे थे, इस दौरान वो भी पेश हुए। तो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल यही रिपोर्ट है। उसके बाद अब 23 को उन्होंने पेश होना है साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब ने, और 24 को पेश होने कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने, अगरचे उन्होंने दरख्वास्त की थी कि मुझे कुछ मोहलत दी जाए, वो उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट का बात है, जो गवर्नमेंट की जानिब से एक खबर फ्लोट की गई थी कि JIT ने सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मांगी है, वो कतर जाना चाहती है कतरी शहजादे के इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए। अभी तक ये बात ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई। कतरी शहजादे का वो खत JIT में जरूर है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में पेश नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल कि कतरी जो ये हमारी JIT की टीम है, शायद वो कतर जाने का प्लान बनाए, और जो बुनियादी और जो उनकी मेजर जो उनका काम था, बयानात भी उन्होंने ले लिए, और जो कतर के शहजादा अगर यहाँ पेश होते तो उनसे जो पूछ कुछ करनी थी वो पेश नहीं हुए, तो अपना काम जो 70 से 80% काम है वो अपना मुकम्मल कर चुके हैं। अब वो अपनी ऑब्जर्वेशन को और बयानात को और इल्जामात को वेरीफाई करने के लिए जैसे रहमान मलिक साहब को बुलाया जा रहा है, बाकी लोगों को बुलाया जा रहा है, कैप्टन सफदर से काउंटर क्वेश्चंस करने के लिए उनको बुलाया जा रहा है। उनकी तो वो तारीख उन्होंने मांगी थी एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन नहीं मिली।
तो मेरे ख्याल में 70 से 80% काम GIT कर चुकी है। GIT मजीद इसको उसकी कोशिश है कि इसको मजीद इस पे काम किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम आता है कि आपने 60 रोज में इस तहकीकात को मुकम्मल करें, जो कि 7 जुलाई को टाइम पूरा हो रहा है। अब देखना यह कि क्या GIT दोबारा टाइम मांगती है कि नहीं मांगती, हमें मजीद मोहलत दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट क्या टाइम एक्सटेंड करती है या नहीं, जो कि उनके मूड से नजर नहीं आ रहा जजेस के, को इनको मजीद टाइम देंगे। 7 जून हतमी डेडलाइन है अगली, इसके बाद जो रिपोर्ट इसके बाद जो रिपोर्ट होगी फाइनल रिपोर्ट होगी, और जुलाई के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को कंक्लूड करके आई थिंक इसका फैसला सुना देगी। ठीक है, चलिए फैसले का इंतजार है। डेफिनेटली 4 दिन के बाद तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट 45 दिन तो गुजर गए, और 45 दिन बाद अब क्या बनता है क्या नहीं बनता, आखिरी रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। लेकिन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कल के शो में अपने सिंध के हेल्थ सेक्टर के हवाले से कि एक डॉक्टर है 4000 शहरियों के लिए, लेकिन जरा कराची में आइए, अब वो 4000 लोगों के लिए जो एक डॉक्टर है वो भी असली है या फिर पैसे दे के डॉक्टर बना, इसका पता नहीं। जामिया कराची का जरा हाल देख लीजिए, कुछ ही पैसे देने होते हैं, BDS की डिग्री या MBBS की डिग्री आपके हाथ में आ जाती है। राव साहब, ये जुल्म नहीं है उस अवाम के साथ जिसके पास पहले ही डॉक्टर्स की किल्लत है? ये जुल्म जैसा जुल्म है उसमें आप देखें, यूनिवर्सिटी तो अपनी जगह पे, मुझे तो ये सुबाई मुतसिब साहब जो हैं उन पे हैरत हो रही है कि केस इस तरह से हुआ कि 3 स्टूडेंट से 2 लड़कियां थी, एक लड़का था, उन्होंने BDS की लड़कियां थी, MBBS के एक लड़का था, उन्होंने 2011 में इम्तिहान में अपीयर नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त दे दी वाइस चांसलर को कि जी हम क्योंकि अपीयर नहीं हो सके किसी मजबूरी की वजह से, तो हमें वैसे पास कर दिया जाए, फाइन कर दिया जाए अपीयर ना होने पर, और हमें पास कंसिडर किया जाए। तो वाइस चांसलर साहब भी पता नहीं कौन सा रूल और कौन सा कानून उन्होंने कोई बादशाही किस्म का कोई उन्होंने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अलाउ कर दिया, 3 लाख रुपए जुर्माना किया उनको कहा ठीक है, वो तीनों को पास कर दिया गया। लेटली एक और बच्ची ने इसी बुनियाद पे, उसको प्रेसिडेंट का पता चला, उसने अप्लाई कर दिया, उसने कहा जी मैंने भी नहीं हुआ, पेश नहीं, इम्तिहान में अपीयर नहीं हो सकी, तो काइंडली मेरे साथ भी ये मेहरबानी करे, जुर्माना करे और मुझे पास कर दे। तो वो वाइस चांसलर साहब तब्दील हो चुके थे, नए वाइस चांसलर साहब ने कहा, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो लॉ ही नहीं है, कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि आप इम्तिहान में अगर अपीयर नहीं हुए, वो तो अपीयर ना होना इटसेल्फ बहुत बड़ा यानी जुर्म है, नेग्लिजेंस है, और आपको पास होने, एब्सेंट पेपर में हो बंदा, वो तो पास हो ही नहीं सकता किसी सूरत। आप वैसे नंबर कम शम रियायती नंबर 5-7 ऊपर नीचे हो जाए, कर देते हैं, इदारे भी कर देते हैं, बोर्ड भी करता है, इस किस्म की रिलैक्सेशन दे देते हैं समटाइम, बहुत लो मेरिट जब चला जाता है। तो उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने वाकई जो सुबाई मोहसिब थे उनके पास जाकर दरख्वास्त दे दी। सुबाई मोहसिब ने कहा कि जी क्योंकि पहले ये प्रेसिडेंट सेट हो चुके हैं इसलिए इसको भी आप डिग्री दें। तो मुझे वो तो अपनी जगह पे, कराची वालों ने तो अपने आप को रिड्रेस किया उस इशू को, नए वाइस चांसलर आने के बाद वो मामला ठीक हुआ। लेकिन ये मुझसे आला साहब जो है सुबाई, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि एक इलीगल चीज़ को वो लीगलाइज कर रहे हैं। कराची जामिया कराची को तो आप चैलेंज कर सकते हैं, मुझसे आला को कौन चैलेंज करेगा? मेरा ख्याल है जो इनके ऊपर हेड बैठे हैं वफाकी मुझसे आला, वो इसका नोटिस ले, इनके खिलाफ को कार्रवाई करे। दूसरा, मजमूई तौर पर सिंध में हम देखते हैं कि तालीमी इदारों की जो सूरत हाल है, तालीमी जो बेयार है और जो इम्तिहानी अमल है ख़ास तौर पे, उस पर इतने सीरियस क्वेश्चन मार्क आ चुके हैं, इतनी ब्लेटेंट किस्म की वहाँ नकलें हो रही होती हैं। ये जालसाजी, ये तो और ही किस्म की जालसाजी बीच में निकल आई है। पता नहीं और कितने इदारों में इस किस्म की प्रेसिडेंट सेट होगी जहाँ पे आप जुर्माना करा के तो डिग्री ले लें। तो ये बाकी डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स खास तौर पे, जिन्होंने किसी ने सड़क बनानी है, किसी ने बिल्डिंग बनानी है, कोई मरीजों का इलाज करना है, सीरियस बीमारियों का, लोगों की डायरेक्ट जान के साथ खेलने के बिल्कुल मुतलाबिक। अच्छा सोहेल साहब, यहाँ ये सवाल आता है कि डेफिनेटली कराची यूनिवर्सिटी के माली हालात भी हम लोगों ने देखे कि किस तरीके से ख़राब रहे। कहीं वो पिछले वीसी ने ये तो नहीं सोचा होगा चलो इसी बहाने माली हालात ठीक कर लेंगे और प्रेसिडेंट सेट हो गया इस तरह, तो कोई भी बच्चा पेपर्स में अपेयर ना हो और बोले जी फाइन कर दें, मैं पे करता हूँ और आप पास कर दें मुझे। नहीं का माली हालात तो इस तरह कभी नहीं संवर सकते, और अगर ऐसे माली हालात इस तरह संवारने हैं कि लोगों की जानों से खेल कर, जिन्होंने मसीहा बन के कौम की लोगों की खिदमत करनी है, उनको इस तरीके से बगैर इम्तिहान में अपेयर आप उनको डिग्रियाँ जारी करते हैं, फिर तो इनका अल्लाह ही हाफिज़ है। दुनिया भर के अंदर शायद ऐसे एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगी। ये तो MBBS की हम बात कर रहे हैं, कोई भी शोबा हो, कोई भी क्लास हो जिसके अंदर आप इम्तिहान में अपेयर ना हुए हों और किसी कानून के तहत या किसी प्रैक्टिस के तहत आप जुर्माना अदा करें और उसके बाद आप डिग्री हासिल कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक आपको जो नकल का सिलसिला था अपनी जगह के ऊपर एटलीस्ट आप लोग अपेयर जरूर होते थे। आई थिंक वाइस चांसलर को सुबाई मोहसिब के अहकामात किसी सूरत नहीं मानने चाहिए थे, और ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर उन्होंने एक ऐसा हुक्म दे दिया तो उनके ऊपर वो कंटेम्प्ट लग जानी थी। वाइस चांसलर की जिम्मेदारी थी, वो एक विजन वाले हैं, वो एक क्वालिफाइड हैं, उनको चाहिए था कि ये गलत प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है, इसके ऊपर स्टैंड लेते
और मुतलका फोरम के ऊपर अपील में जाते ठीक है कि हमें यह तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, अवाम के मफाद के मुनाफी फैसला। ठीक है, कानूनी चाराजोई करते, क्योंकि अगर इस तरह का डॉक्टर जो इम्तिहानात में पास ही ना हो तो उसके बाद फिर वो किस तरीके से जाकर फील्ड में लोगों की भलाई कर सकेगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे FBR की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, FBR वो इदारा जिसने टैक्स कलेक्शन करनी है, खैर वो कितना सीरियस है उसकी सीरियसनेस के ऊपर तो हम नहीं अभी बात कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि शॉर्टफॉल को पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहा। अब क्या किया जाएगा ये देखते हैं। सोहेल साहब कोई नया मंतक लेकर आई होगी FBR यकीनन। आपको पता है कि FBR के पास जीनियस लोगों की टीम तो मौजूद है और उसके तहत वो आए रोज़ हम देखते हैं कि डिफरेंट पॉलिसीज़ भी सामने लेके आते हैं और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए उनके पास एक कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मौजूद होता है। अब रवा माली साल चूँकि ख़त्म होने करीब चंद दिन रह गए हैं और टारगेट था रवा माली साल के दौरान 3600 रुपये से टैक्स वसूलियों का, उसको अंदर FBR को तमाम तर इक़दाम करने के बावजूद, एडवांस टैक्स हासिल करने के बावजूद, जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के रिफंड्स देने थे तकरीबन 200 रुपये के हैं, वो जारी ना करके उसको भी रवा माली साल के अंदर उस अमाउंट को शो किया गया। उसके बावजूद उन्हें फ़ील होता है कि शायद 100 से 150 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। अब उसको भी कम करने पहले तमाम जो रीजन से उनको टारगेट दिया गया कि आप हर सूरत के अंदर रिकवरीज बेहतर बनाएं, एडवांस टैक्स कलेक्शन करें ताकि इस शॉर्टफॉल को कम किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद बात कोई बनती दिखाई नहीं दे रही। अब FBR के पास आखिरी टूल रह जाता है जून के आखिरी हफ्ते के लिए कि जो सरकारी इदारे हैं उनके बैंक अकाउंट्स को आप अटैच करें। एक आप अपना एक क्लेम फाइल करें कि इन मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने सेल टैक्स अदा नहीं किया, इनकी टैक्स कटौती करनी है। डिस्प्यूट क्रिएट होता है, आप आसानी के साथ उनके बैंक अकाउंट अटैच करते हैं, उसमें से वो रकम जो FBR डिमांड करता है वो उससे विड्रॉ कर ली जाती है और उसके बाद फिर डिस्प्यूट चलता है, दोनों साइड्स के इजलास होते हैं, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, तो बसा औकात साल 6 माह बाद 8 माह बाद वो रकम रिफंड भी हो जाया करती है। लेकिन उस वक्त तक FBR अपना टारगेट पूरा कर चुका होता है। इसी सिलसिले के अंदर अब यही स्ट्रेटजी अपनाई गई है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और वजारत पेट्रोलियम की एक मातहत कंपनी सैंडिक जो बलोचिस्तान में काम करते हैं, उनके अकाउंट्स को, बैंक अकाउंट्स को अटैच करके 9 अरब 90 करोड़ रुपए FBR ने वहाँ से डिडक्ट कर लिए हैं टैक्स की मद में। PTA के अकाउंट से मजमूई तौर पर 7 अरब रुपये डिडक्ट किए गए हैं, आइस्को के अकाउंट से 1 अरब 20 करोड़ रुपये और सैंडिक कंपनी के अकाउंट से 1 अरब 70 करोड़ रुपये डिडक्ट किए गए हैं। और इसके साथ अब आइस्को का ये क्लेम है कि जो रकम उन्होंने डिडक्ट की है वो आज़ाद कश्मीर को वफाकी हुकूमत जो बिजली सप्लाई करती है, एक स्पेशल पॉलिसी है, 5-5.5 रुपये फी यूनिट के तनासुब से आज़ाद कश्मीर को बिजली सप्लाई की जाती है। उसके ऊपर सेल टैक्स आयद नहीं है। बिजली की पैदावारी लागत हमारी एवरेज 12 रुपये फी यूनिट है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट के ऊपर आज़ाद कश्मीर को बिजली सप्लाई करती है। सेल टैक्स एग्जम्पशन है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। सही। अब आइस्को कहता है जब मैं चार्ज नहीं कर रहा तो मैं पे कहाँ से करूँगा। इस तरह इसका PTA का मसला था, लाइसेंसेस के इजरा के ऊपर, कुछ कंपनियों के मामलों के ऊपर वहाँ उनकी भी यहाँ कन्फ्यूजन है कि हम आगे किसी कंपनी को चार्ज नहीं कर रहे, जितना टैक्स चार्ज किया वो FBR को जमा करवा दिया गया। FBR मानने को तैयार नहीं, उन्होंने 9 अरब 90 करोड़ रुपए एक दिन के अंदर उन्होंने कलेक्शन कर लिए बैंक अकाउंट्स को अटैच करके। सही है। अच्छा राव साहब, इससे तो ऐसा लगता है कि FBR बड़ी डेस्परेट है। अब क्या होगा, डिस्प्यूट चलेगा अदालतों के अंदर, हो सकता है अदालतें कहें कि जी नहीं, ये तमाम का तमाम टैक्स जो आपने काटा था ये वापस दे दें। सिर्फ ये होगा कि इस साल के जो डेफिसिट रह रहा है, जो कमी हो रही है, उसको जरा कम करने में मदद दे देगा, चाहे ये पैसा टैक्स कलेक्शन के अंदर आए या ना आए, बाद में रिवर्ट ही क्यों ना करना पड़े। तो ये तो एक तरह से आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। वो मिसरा है क्या ज़माने में पनपने की यही बातें। इस किस्म के एक्शन से आप ठीक कर सकते हैं मामलात को, आप टैक्स कलेक्शन ठीक कर सकते हैं। आप ज़बरदस्ती लोगों के गर्दन पे अंगूठा रख के आप ज़बरदस्ती निकाले जा रहे हैं लोगों की जेबों से। कभी पेट्रोलियम लेवी की सूरत में आप लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं, कभी ये इस तरह से आप एडवांस टैक्स बहुत सी कंपनियों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से पहले ले चुके एडवांस टैक्स। तो ये शॉर्टफॉल तो इस साल के टैक्स से इस साल में पूरी होनी चाहिए। जो भी आपकी है, वट एवर जो भी कलेक्शन, आप ऑनेस्टली लोगों को बताएं, कौम को बताएं कि ये हमसे नहीं हो रहा भाई, इतना आप टारगेट उस हवाले से रख लें। आप अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को उसी तरह से थोड़ा सा
चादर देख के पाँव फैलाना शुरू कर दे आपके सूरत पे तो नहीं। लेकिन ये जो तरीका कार है ये एक कह ले कि गुंडागर्दी है किस्म की कि आप क्योंकि आपके एक्सेस है बैंक अकाउंट तक आप फ्रीज कर सकते हैं, आप डिडक्ट कर सकते हैं, आप जिस मर्जी इदारे का जिस मर्जी इंडिविजुअल का अकाउंट उस तरह करके आप कर ले। क्या इन इदारों को भी इजाज़त है? गवर्नमेंट तो यूटिलिटी बिल्स पे बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट करती है, तो इन इदारों को भी फिर बैंकिंग उसकी ट्रांजैक्शंस तक एक्सेस होनी चाहिए उन इदारों की, ताकि वो भी फिर जब उनको डिफ़ॉल्ट होता है तो वो भी उनके एट सोर्स काट लें। दूसरी जो बात जुल्म ये है कि एक चीज़ आप फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, कश्मीर का जो आपने पर्टिकुलर जिक्र किया, उसमें तो एक कॉमन सेंस की बात है कि आप एक चीज़ के पैसे नहीं ले रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स किस चीज़ का पे करें, क्योंकि आप दे रहे हैं इसलिए उसका टैक्स बनता ही बनता है। आप पैसे ले ना लें, FBI को कोई गरज नहीं कि हमें दे दें। तो ये जो है ना ये इनके सीधे होने का कोई चांस नहीं है। मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ, 10 साल इस पे वर्ल्ड बैंक ने पैसा खर्च किया FBR के ऊपर इसको ठीक करने के लिए कि इसके मामला ठीक हो जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ऐसा कोई ये शुबा है, मैं अब वो मिसाल नहीं देना चाहता, वो जो दुम वाली होती है, तो ये सीधा होने को नहीं आ रहा। ठीक है, ये इससे ठीक नहीं होना, क्योंकि इसकी अपनी इंटेग्रिटी कोई नहीं, इसका अपनी कुछ सिंसियरिटी कोई नहीं, इसका जो सेटअप है ऊपर से लेके नीचे तक जो तगड़े लोग हैं वो सारे सिफारिशी लगते हैं। जब तक ये ठीक नहीं होंगे हो नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, इतना जरूर है कि अगर एडवांस के अंदर भी जो टैक्सेस लिए हुए हैं वो टैक्सेस कल को जब वाकई में नहीं होंगे तो तब भी FBR का शॉर्टफॉल आएगा ही आएगा। तो जरा फ्यूचर का भी सोच लीजिए, सिर्फ एक साल का ना सोचें, आगे का भी सोचें। लेकिन आगे का क्या सोचे, जरा मे की बात कर लेते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं। वो सेक्टर जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करता है, अहमियत का हामिल है। लेकिन आपने देखा टेक्सटाइल का जो एप्टमा है वो भी सरापा एहतजाज था पिछले दिनों। एक्सपोर्ट कम हो गई सोहेल साहब, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टेक्सटाइल के लिए पैकेज अनाउंस किया गया है, बड़ी मराद की बातें की जा रही हैं, किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनिका, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अदाद-ओ-शुमार जारी किए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से, वेरीफाइड फिगर्स हैं। बुनियादी तौर के ऊपर अप्रैल तक तो पहले ही टेक्सटाइल मसनूआत की एक्सपोर्ट में मुसलसल कमी हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से क्लेम किया गया था कि कुछ प्रोडक्शन बेहतर हुई है। आने वाले महीने यानी कि जो मई का महीना था उसमें आप देखेंगे कि हम पिछला कुछ डेफिसिट भी कवर करने की कोशिश करेंगे, सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन अब जो वेरीफाइड फिगर सामने है उसके मुताबिक मई के महीने के अंदर हमारी जो टेक्सटाइल मसनूआत की एक्सपोर्ट है वो 12.24% कम हो गई है, और ये कम हुई है। और जो मई 2016 के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल मसनूआत की वो 1 अरब 6 करोड़ डॉलर थी, और रवां साल मई के अंदर ये हमारी कम होकर 938 मिलियन डॉलर रह गई हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक साल के बाद आपने अपने आप बिजली भी अनइंटरप्टेड मिली, आपको LNG की वजह से गैस के शॉर्टफॉल भी नहीं थे मौसम सरमा के अंदर, और टेक्सटाइल सेक्टर बेहतर तरीके से गवर्नमेंट परफॉर्म करवाने के लिए एक इंसेंटिव भी लेके आई जनवरी 2017 के अंदर। उसके बावजूद मई के अंदर एक्सपोर्ट का कम होना ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ओवरऑल जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो उनके अंदर मई तक, जो हम जुलाई से मई 2017 की बात करें तो वो 1.98% कम होके 11.24 डॉलर तक रह गई हैं। बढ़ने का एक्सपोर्ट्स नाम नहीं ले रही। उसके साथ जो फिगर्स सामने है उसमें बताया गया जो कॉटन जॉर्न है उसकी 3.6% एक्सपोर्ट कम हुई है। कॉटन क्लॉथ जो है वो 5.81% उसकी एक्सपोर्ट कम हुई है। ये उस वक्त कम हो रही है जब हमारे पास GSP प्लस का स्टेटस भी मौजूद है। अब गवर्नमेंट ने वजारत तिजारत ने, जहाँ पर अभी साबिक सेक्रेटरी पानीपत यूनुस डागा साहब तशरीफ ले जा चुके हैं, उन्होंने सारा निज़ाम को संभाला और वो समझते हैं कि मैं सूरत हाल को बेहतर कर सकता हूँ, और गवर्नमेंट ने टास्क भी दिया है। उन्होंने अब ये फैसला किया कि जो हमारे बैरून मुल्क हमारे सफारत खानों के अंदर कमर्शियल काउंसल्स जो हमारे अपॉइंट है वो समझते हैं कि शायद परफॉर्म नहीं कर रहे। उन्होंने चंद रोज कबल फैसला किया और ये सिलसिला शुरू कर दिए। तमाम कमर्शियल काउंसल्स को उन्होंने वीडियो इंटरव्यू शुरू कर दिए। जो बैरून मुल्क इस वक्त तैनात हैं हमारे कमर्शियल काउंसल, उनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं। जब उनकी तैनाती हुई किसी ने नहीं चेक किया भाई कौन है आपकी कोई एलिजिबिलिटी है, कोई विजन है, कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। अब उनके वीडियो अब उनके उसका वो भी बता रहा हूँ, उनके इंटरव्यू करके चेक कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए। उसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट मुल्क दुबई, बेल्जियम समेत 4 मुल्क हैं जिसके अंदर स्टैब्लिश हुआ है कि ये लोग तो परफॉर्म कर ही नहीं रहे, कुछ पता नहीं है कि हमने करना क्या है वहां पर। कितना इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, बेल्जियम भी और दुबई भी, और टोटल 2 और मुल्क हैं यूरोप के। अब सेक्रेटरी साहब ने तो ये डिसाइड किया कि इन 4 मुल्क मालिक में जो हमारे कमर्शियल काउंसल्स अपॉइंट हैं
उनको वापस बुलाया जाए, सही। इनकी जगह पे नए काउंसलर को भिजवाया जाएगा। और नए काउंसलर, उनकी शायद इंटेंशन अच्छी हो, लेकिन कौन लगवाएगा, कौन भिजवाएगा, 8 से 10 माह का टाइम पीछे होगा, रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उन लोगों से पूछना चाहिए जब उन लोगों ने इन कमर्शियल काउंसलर्स को अपॉइंट किया था, क्या उस वक्त किसी ने इंटरव्यू किया था कि नहीं किया था, और किसकी पर्ची के ऊपर ये लगे थे, वो निकालें तो फिर पता चल जाएगा कि हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही। ठीक है राव साहब, स्पेशली जो कमर्शियल काउंसलर्स दुबई की बात कर लिए, बेल्जियम की बात कर लिए, हम तो समझ रहे थे स्पेशली जो यूरोपियन ममालिक की बात कर रहे हैं, GSP प्लस का हम फायदा नहीं उठा सके वैसे जैसे हम उठा सकते थे, क्या ये कमर्शियल काउंसलर्स ही उसकी वजह हो सकते हैं? पहले तो मैं ढाका साहब पे एक कमेंट कर दूं, वो मुल्क से अंधेरे तो मिटा चुके, आप देखें एक्सपोर्ट कहाँ पे जाती है हमारी। पानी और बिजली में जिस वक्त बड़े बड़े ऐड भी चलते थे उनके, अंधेरे मिटाएंगे हम सारे, तो वो अंधेरे मिटा के अब पता नहीं कौन, इधर तो रोशनी रोशनी कर दी है उन्होंने, बिजली इतनी वाफर हो गई है, सड़कों पे रुल रही है। तो अब देखें एक्सपोर्ट का यहाँ से लर्न किया, वहाँ पे कामयाब हो जाए। ये लर्न इसी तरह इस उम्र में लर्न नहीं करते भट्टी साहब, ये इस उम्र में आपका तजर्बा जो है वो आपको, आप दूसरों को बताते हैं, दूसरों को सिखाते हैं जिस उम्र में वो इस वक्त है, तो इस वक्त लर्न करने की उम्र उनकी ख़त्म हो चुकी है ऐसे। दूसरी बात यह कि कमर्शियल काउंसलर का बिल्कुल नो डाउट हमारे यहाँ ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल नहीं रहा उनका, ना कोई लेने की कोशिश उनसे काम करता है, ना वो खुद होते हैं। फॉरेन पोस्टिंग होती है, डॉलर में तनख्वाह मिलती है, 4-5-6 गुना ज़्यादा पैसे आपको हो जाते हैं, बच्चों को आप अच्छे मुल्कों में पढ़ा लेते हैं ले जाके साथ, तो ये एक एडवांटेज। जितनी फॉरेन पोस्टिंग होती है, सिर्फ कमर्शियल अटैची की नहीं कह रहा, प्रेस अटैची की होती है या एम्बेसडर्स की होती है या सेकंड इन कमांड, जो भी जितने भी लोग होते हैं क्लर्क से लेकर, उनकी ख्वाहिश ये 4 पैसे अच्छे बन जाएंगे, मिल जाएंगे। अप्रोच बुनियादी तौर पे ये होती है, काम की क्या करना है ये उनको शायद ना ब्रीफ किया जाता है, ना उनको बताया जाता है, ना उनको टास्क दी जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कल भी हमने जिक्र किया था, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी तो बढ़ चुकी है ओवरऑल, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपकी है वो रीजन के दूसरे मुल्कों से जो यही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आप बहुत ज़्यादा है आपकी, इसलिए आप GSP प्लस के आपको पूरा मुल्क दुनिया भी कहे जी हम आपकी प्रोडक्ट्स लेने को तैयार है, लेकिन आप कंपिटेटिव मार्केट्स में जब जाते हैं तो प्राइस पे आपको कम्पीट करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा इशू ये है। मैं परसों वो एप्टमा वालों की गुफ्तगू सुन रहा था, उनका बुनियादी एतराज़ ही यही था, उन्होंने कहा जी आप किसी जगह का उठा के देख ले, 7 रुपये से यूनिट कहीं पे ज़्यादा नहीं है। टैरिफ रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट ही नहीं है जो मैंने कल जिक्र किया था। टैरिफ रैशनलाइजेशन के नाम पे 25-30% एक्स्ट्रा आपको वो बिजली की कास्ट ले लेते हैं आपसे। उसके बाद गैस के ऊपर वो कहते हैं जी 400 से ज़्यादा MMBTU पूरे रीजन में नहीं है, कास्ट रुपये 400 रुपये से ये दे रहे हैं, यहाँ पे 1000 रुपये के करीब तकरीबन बिजली की कास्ट जो 11 से 12 रुपये ये दे रहे हैं। तो आप किस तरह से उसको करेंगे, आप जो भी उसको रिलीफ दे दे। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो 4 अरब रुपए के रिफंड की वो बात करते हैं, 1 अरब जिसमें से मिला है, वो कहते हैं कि हमारे पैसे हैं, ये गवर्नमेंट नहीं हमें रिफंड दे रही। इन्होंने हमें कहा था फॉरेक्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आप लाते हैं बाहर से, वो कुछ अर्सा हमारे पास रखेंगे तो हम उसके साथ आपको थोड़ा ऐड करके आपको वापस करेंगे। कहते हैं हमारे पैसे ही वापस नहीं कर रहे, ऐड तो बात की बात है कि उस पर हमें रिलीफ क्या देंगे ये बुनियादी तौर पे। तो ये आप ताजर के साथ भी बैठे, उनसे बैठ के बात करें, दूसरे इन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश करें। जब तक इसको एड्रेस नहीं करेंगे आप प्राइस पे कंपटीशन, आप प्रोडक्शन कॉस्ट अपनी उस लेवल पे नहीं लाएंगे जितनी बाकी रीजन के मुल्कों की, आप नहीं एक्सपोर्ट बढ़ा सकते। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब हमें पता है कि हमारी मौशियत का इंसार एक्सपोर्ट के हवाले से टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर है, तो बांग्लादेश के मॉडल सामने है जहाँ पे एक कपास का पौधा नहीं उगता और वो साउथ एशिया के अंदर लीडिंग टेक्सटाइल प्रोडक्ट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो कर रहा है। और उसके बाद आज ये नौबत आ गई, 2 रोज़ पहले उन्होंने यौम स्याम मनाया एप्टमा वालों ने, अब वो जुलाई ईद के बाद आकर यहाँ पर पार्लियामेंट के सामने आके वो अलामती एहतजाज करेंगे। ये यहाँ तक नौबत आ चुकी है। ठीक है, और ऐसा माजी में हम लोगों को इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि माजी में टेक्सटाइल के हवाले से बड़ा ध्यान दिया जाता था। एटलीस्ट एक सेक्टर था जो हमारी एक्सपोर्ट्स को बेहतर बना रहा था, लेकिन अब उस सेक्टर को भी पीछे लेकर जा रहे हैं। इंपोर्ट्स बढ़ती चली जा रही है, फिर ट्रेड डेफिसिट का रोना रोते हैं। क्यों रोते हैं जब एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं पा रहे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, जिसके हवाले से हमने वो बात भी की थी कि इनको स्टोरेज बनानी थी, लेकिन स्टोरेज नहीं बनाई। उसके ऊपर ओगरा ने एक्शन भी लिया था, लेकिन अब नया मामला सामने आया है, वो चोरी की बात सामने आई है। सोहेल साहब, ये क्या मामला है? अनिका, ये एक बड़ा एक संगीन करप्शन का मामला है। अटक पेट्रोलियम कंपनी है जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के तौर पे काम करती है। ये काफ़ी अरसे से अपने एक डीलर को उसकी डिमांड के मुताबिक उससे लाखों लीटर ज़्यादा पेट्रोल और डीजल सप्लाई कर रही थी, बल्क के नाम के ऊपर उसको सप्लाई कर रही थी। लेकिन उसके साथ साथ जब आप किसी को बल्क सप्लाई करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की, तो फिर जो सार्फिन से गवर्नमेंट ने प्राइसिंग फार्मूला सेट किया पेट्रोलियम मसनूआत का,
उसके ऊपर डीलर मार्जिन होता है, पेट्रोल के ऊपर 3 रुपये है, 3.25 रुपये, और डीजल के ऊपर भी 3.5 रुपये पर लीटर है। फिर वो कंपनी चूंकि उसमें डीलर उसमें से आउट हो जाता है, तो फिर वो सार्फिन से रेगुलेटर वो मार्जिन, डीलर मार्जिन वसूल करने की इजाज़त नहीं देता, कंपनी को वो पैसे नहीं मिलते। उसके बाद डीजल के ऊपर 12 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है, पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद है। जब आप बल्क में सप्लाई करते हैं तो वो लेवी एग्जेम्प्ट हो जाती है, वो भी आपको कौमी खजाने में जमा नहीं करानी पड़ती। इस तरीके से धंधा चल रहा था। ओगरा को कहीं से शिकायत मिली, बड़ी मुश्किल से जाके इनकी टीम ने 2014 के अंदर रेड किया, एस्टेब्लिश हो गया कि यहाँ पर ये कारोबार हो रहा था और कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। फिर जब एक्शन का वक्त आया तो उस कंपनी के लोगों ने मुबैना तौर के ऊपर ओगरा के कुछ अफसरान को इस तरीके से मैनेज किया कि फैसला भी, चूंकि सबूत तमाम मौजूद थे, फैसला उस कंपनी के खिलाफ आ गया और उस वक्त के जो ओगरा के पुराने रूल से उसके मुताबिक इस कंपनी को सिर्फ 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया और मेरे मुताबिक करोड़ों रुपए का उन्होंने इसके अंदर माल बटोरा, बराह रास्त आवाम के नाम के ऊपर भी और कौमी खजाने के अंदर पेट्रोलियम लेवी जमा ना करवा कर। लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर अपील फाइल कर दी ओगरा के अंदर 2014 में ही। जब अपील फाइल कर दी, उनकी कोशिश थी कि अगर हमारे ऊपर ये पेनल्टी हमने एक्सेप्ट कर ली तो फिर हमें वो रकम कौमी खजाने में जमा करानी पड़ेगी जिसके ऊपर असल हाथ साफ किया गया था पेट्रोलियम लेवी की। अब अपील यकीनन इनके खिलाफ आनी थी। ओगरा के अफसरान ने मुबैना तौर के ऊपर इस कंपनी के साथ मिली भगत करके 2.5 साल तक इस मामले को दबाए रखा। आज तक अपील का मामला तय ही नहीं किया गया। कुछ जानिब से ये बात को टेकअप किया गया तो चेयरपर्सन उस्मादिल ओगरा की तकरीबन उनको 1 साल होने वाला चार्ज संभाले हुए, कोरम भी कंप्लीट हुआ इस अरसे के दौरान, लेकिन ये मामला टेकअप नहीं हुआ। जब उन तक ये बात पहुंची, कुछ लोगों ने शिकायत भी की, तो उन्होंने फिर दोबारा केस निकलवाया। पता चला कि ओगरा के अपने ही अफसरान ने उस मामले को दबा रखा था तकरीबन 1.5 साल से, उसको फैसला नहीं होने दिया जा रहा था। अब उसको दोबारा निकाला गया, उसकी हेयरिंग की डेट फिक्स की गई है, मुतलका कंपनी को बुलाकर उसका जवाब दोबारा अपील के ऊपर जवाब सुन लिया गया है। जुर्माना तो अपनी जगह के ऊपर होगा, लेकिन कौमी खजाने के अंदर करोड़ों रुपए का जिसको नुकसान पहुंचाया गया है, इससे मुतल्लिक भी जल्द फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है चेयरपर्सन ओगरा ने कि जो लोग इसके अंदर मुलविस थे ओगरा के, जिन्होंने 2.5 साल तक इस मामले को दबाए रखा और इसको सेटल नहीं होने दे रहे थे, वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनका ऑब्जेक्टिव ये था, जिनको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि उन्होंने अवाम और सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो उस ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बड़े सीनियर अफसरान इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। चेयरपर्सन उज़्मा आदिल साहिबा का ये कड़ा इम्तिहान है कि उस कंपनी को कितना जुर्माना आयद करती हैं, उनसे पेट्रोलियम लेवी की रिकवरी करवाती हैं और ओगरा के अंदर जो ऐसे लोग मौजूद थे जो ऐसे कंपनी को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, इसके ऊपर हम कड़ी नजर रखेंगे। ठीक है राव साहब, अजीब बात यह है कि कोई भी इदारे का सरबराह हो, उसको कई चीजें मालूम ही नहीं होती कि नीचे का हमला कर क्या रहा है। बहुत सारे ऐसे घपले होते हैं, चाहे वो बात कर लीजिए FVR की बात कर लें, नैब की बात कर लें, यहाँ ओगरा की बात कर लें, NHA की बात कर लें, किसी इदारे की बात कर लें, सरबराह अक्सर औकात अंधेरे में होता है या फिर पता नहीं आंखें बंद की होती है। क्यों? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। 70s में एक तेहरान में स्काउट जमहूरी हुई थी। हमारे टीचर थे हिस्ट्री के, वो गए वहाँ पे, वापस आके उनसे जब हमने थोड़ा सा तफसील पूछी कैसी रही, स्काउट्स गए थे स्टूडेंट्स वगैरह सारे, तो उन्होंने कहा यार बाकी चीज़ें अपनी जगह, एक बड़ी मुझे हैरान कुन वहाँ पे लोगों से बात सुनने को मिली। उनसे जब इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो अफसरान होते हैं, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान या अफसरान जो होते हैं, वो किस तरह से आप लेते हैं। उन्होंने कहा जी ग्रेजुएशन के बाद एक इम्तिहान होता है हमारा CSS का, उसके बाद वो जो क्वालिफाई करते हैं उनको वो 17 ग्रेड से वो अफसरान लग जाते हैं, इदारों के हेड भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड AC भी बनते हैं, मजिस्ट्रेट भी बनते हैं, जज भी आते हैं पे उसमें मुख्तलिफ इम्तिहान। तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा यार आपका मुल्क कैसे चल रहा है कि अगर एक ग्रेजुएट को आप एक सिंपल इम्तिहान दे के उसको बिठा देते हैं बगैर किसी ट्रेनिंग के। तो उसने बताया कि हमारे यहाँ ग्रास रूट्स लेवल पे लोग शुरू होते हैं। अगर किसी ने महकमा माल में जाना तो वो पटवारी से शुरू करेगा, उससे प्रमोट होकर फिर वो पहुंचेगा, तो उसका एक्सपीरियंस होगा, उसको पता होगा कहाँ कहाँ क्या क्या खराबी हैं, किस किस जगह पे क्या क्या चीज़ हो रही है। तो ये बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम ये आती है जब ऊपर से ये स्काई लैब टाइप गिरते हैं आगे, तो उसका यही नतीजा निकलता है कि आपको वर्किंग का पता नहीं होता, आपको चीज़ों का पता नहीं होता, आप उसको लेके नीचे से जो लोग बैठे होते हैं वो भी इसी तरह से बैठे होते हैं। अब ये इन्फ्लुएंशियल कंपनी है, उसने जाहिर है मैनिपुलेट किया होगा, वजीर के थ्रू किया हो या अपने ज़ाती सरसों से किया हो या पैसों के थ्रू किया हो, ये सारी पूरी चीज़ को ठप करके रखा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि पेट्रोलियम लेवी में करोड़ों रुपए का नहीं, ये अरबों रुपए के घपले होते हैं।
90s में 70 अरब की पेट्रोलियम लेवी कलेक्ट होती थी। जो मेजर चंक होता था आपका रेवेन्यू कलेक्शन का, वो ये पेट्रोलियम लेवी होती थी। अभी भी मेरे ख्याल से ये पेट्रोलियम लेवी ही बहुत बड़ा चंक है उसका आपके रेवेन्यू कलेक्शन का। तो पहली बात यह है कि जब चाहे आप बल्क में भी दे रहे हैं, पेट्रोलियम लेवी तो गवर्नमेंट ने लेनी है, डीलर भी तो आगे बेचेगा ना, जो ले रहा है आपसे उसने भी तो बेचना, उसने पेट्रोलियम लेवी उस पर करनी है। तो आप एट सोर्स उसको क्यों नहीं करते इसको इम्पोज? बल्क में ले या वैसे ले, वहीं से ले, आप कंपनी को कहें जी पेट्रोलियम लेवी आप दे, आप जिसको मर्जी दे रहे हैं, हमें कोई नहीं पता इसका। ठीक है, अगर सारा सिस्टम सही हो जाए, अगर सरबराह को पता हो कि उनके नीचे हो क्या रहा है, उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, तो फिर शायद करप्शन कम हो। लेकिन सरबराह का सही तरीके से तकर्री भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ मनपसंद लोगों का नहीं। लेकिन ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इन्होंने अपना माफिया बना लिया है, इसको भी तोड़ने की जरूरत है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और माफिया की बात कर रहे हैं। तो दहशतगर्दी का इल्जाम हम पे लगाने वाला भारत अपने तौर पे एक माफिया बना हुआ है और बहुत सारे मुमालिक की तबाही के अंदर भारत का हाथ और भारत का असलहा पाया जा रहा है। शाम की बात कर लें, इराक की बात कर लें, राव साहब, तो ये हमारे हमसाया मुल्क जो है बड़ा अपनी तरफ से अमन पसंद बनते हैं, उनका हाथ पाया जा रहा है। देखिए, ये मुख्तलिफ मुल्कों में जो इस किस्म के टेररिज्म एक्ट्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ ये नाम आते हैं। हमारे पाकिस्तान में जैसे होता था तो रशिया के बहुत ज़्यादा असला यहाँ पे पाया जाता था, मेड इन रशिया, ग्रेनेड्स, क्लाशनकोव, ये सारा वहाँ पे आता था। तो उस वक्त एक जंग भी थी, ऑब्वियसली पता था अफ़गान जंग चल रही थी उस वक्त, रूस का वहाँ पे था, वो यहाँ पे तकरीबकारी करता था क्योंकि समझता था पाकिस्तान सबसे बड़ी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, तो वो होता था। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं, खामोशी कभी इख्तियार नहीं की थी, ना उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उसको कह ले कि तरदीद वगैरह उसकी करते थे। मुझे हैरत इस बात की है कि उनकी वजारत दिफा जो है वो कह रही है कि हम इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। तो इसका क्या मतलब है? आप ये भी तो कह सकते हमें नहीं पता, स्मगल होकर चला गया होगा, किसी ने चोरी कर लिया होगा, कोई इंटरनेशनल माफिया जो है सारा ये करता है ये सारे काम, तो उसका नाम आप ले देते। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। आपको ये पर्दादारी किस चीज़ की आप कर रहे हैं कि उस चीज़ को छुपाने की आप कोशिश करें। दूसरी चीज़ ये है कि एक ब्लेम गेम जो इंटरनेशनली चलती है उसमें वो जो कमज़ोर कह लें मुल्क हैं या कमज़ोर लोग हैं उन पे फौरी तौर पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अब ये खुदा ना खास्ता इस पर किसी पे पाकिस्तान का नाम लिखा होता किसी चीज़ के ऊपर, तब तक कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका होता और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ उसके इर्द गिर्द बुन दी जाती। लंदन में हुआ है मसला, वैन चढ़ा दी नमाजियों के ऊपर एक बंदे ने। अब वो कहा जा रहा है कि जी वो मेंटली इल है। जब हम ये बात करते हैं कि ये टेररिज्म कर रहे हैं, ये दिमागी तौर पे बीमार लोग हैं, इनका कोई इलाज नहीं, इनका किसी रिलीजन से कोई तल्लुक नहीं, ये दिमागी बीमारी है जिसकी वजह से वो करते हैं। उस वक्त कोई यकीन नहीं करता। सफेद फार्म कुछ करे तो दिमागी बीमारी आ जाती है। अमेरिका के अंदर एक बच्ची को कत्ल कर दिया। बात यह कि यही आर्गूमेंट जब हम देते हैं कि हाँ यहाँ पे भी दिमागी बीमार लोग मौजूद हैं, दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर भी दिमागी बीमार लोग मौजूद हैं, उनको किसी मजहब से ना जोड़ें आप। टेररिस्ट और दिमागी आर्जे की वजह से ही करता है। उस वक्त आप यकीन नहीं करते, आप अपने बंदे के दिमागी आर्जे पे यकीन कर लेते हैं। वो पूरे मुसलमानों पे डाल दिया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन है इस किस्म की। एक तो एक अकेला शख्स करे सोहेल साहब तो बात अलग है, यहाँ एक स्टेट पाया जा रहा है, एक पूरा मुल्क पाया जा रहा है, उसके जो वजारत दिफा है वो कमेंट करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये कि एक स्टेट इन्वॉल्व है इन तमाम चीज़ों के अंदर। निका एग्जैक्टली ये जो बगल में छुरी मुंह में राम राम की एक जिंदा एक मिसाल सामने आई है। और इस दाइश के फिनोमिना के तहत अगर हम देखें तो लाखों मासूम मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। और इसमें अब जो लंदन की ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ऑथेंटिक कंसीडर की जाती है, ये नहीं कि सिर्फ एलिगेशन है, उनकी ये रिपोर्ट है जिनका काम भी है कि वो सिर्फ यही देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो जंग हो रही है वहाँ पे किस मुल्क का असला इस्तेमाल हो रहा है, बारूद किस मुल्क का इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि सात भारतीय कंपनियाँ धमाका खेज जो मवाद इस्तेमाल हो रहा है जिसके अंदर सेफ्टी फ्यूज और डेटोनेटर हैं वो फराहम कर रही हैं। ये एक बड़ी आंखें खोल देने वाली एक रिपोर्ट है और अक़वाम मुत्तहिदा अगर उसको कुछ क्रेडिबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। इसके अंदर रूस, अमेरिका, ब्राज़ील, जापान और हॉलैंड का नाम भी सामने आया है। लेकिन भारत वो मुल्क जो आए रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करता है, दहशतगर्दी के इल्ज़ाम आयद करता है और कश्मीर के अंदर इतने वो मज़ालिम उसने बर्पा किए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को मेरे ख्याल के मुताबिक इस मामले के ऊपर नोटिस लेना चाहिए और एटलीस्ट अगर अमेरिका और रशिया जैसे ताकतवर ममालिक के सामने अगर वो बेबस हैं तो भारत के खिलाफ तो उनको एटलीस्ट जवाब देना चाहिए कि आप एक जानिब खुद ये मज़ालिम में ढा रहे हैं और दूसरी जानिब मुसलमानों के कत्लेआम के अंदर आपका असला इस्तेमाल हो रहा है। मुजरिम है, हर जगह पे टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। अभी अमेरिका से नई मोहब्बत है, इसलिए शायद उनके कहने पर ISIS को और पाकिस्तान को भी ये मामला टेकअप करना चाहिए। जब हम भारतीय दहशतगर्दी से मुतल्लिक आलमी फोरम पे बात करते हैं तो इस रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान को भी ये मामला
मुतलका फोरम पे टेकअप करना चाहिए। ठीक है, भारत जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करता है कि टेररिज्म में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की सरहद से उनकी सरहद को कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अब असल पोल खुल गया कि भारत पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के अंदर पेश है, और सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं या वैसे नहीं, ये जो असलहा है इस बात का डेफिनेटली अब एविडेंस सामने आ गया। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।